हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा जगत आज सबसे ज़्यादा कलंकित है। जी हाँ, पेपर लीक कोई आज की बात नहीं है। ये कई सालों से हमारे यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसा बताया जाता है अंग्रेजों के समय भी आईएएस के एग्ज़ाम में एक पेपर लीक हुआ था और छुटपुट होते ही रहते थे। आज़ादी के बाद हमने शिक्षा को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान की, हर व्यक्ति को शिक्षित करना चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सिस्टम जो है हमारा परीक्षा व्यवस्था में हम खामियों को दूर नहीं कर सके, बल्कि हमने जितनी भी सरकारें आईं, सरकारों के बदलने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था की खामियां भी बढ़ती गई। मैंने पहले भी कहा था अपने लेक्चर में कि नीति और नियत का अभाव, पेपर अगर आउट हो रहा है, परीक्षा में गड़बड़ियां हो रही हैं, उसका मूल कारण है कि आपकी नीति सही नहीं, आपने नीति सही नहीं बनाई। आपने उस परीक्षा को कंडक्ट करने के लिए जो प्लानिंग की है, जो नीति बनाई है, योजना बनाई, वो गलत है। दूसरी चीज, आपकी नियत ठीक नहीं। आपने इसको उद्योग बना लिया, आपने परीक्षा को उद्योग बना लिया और वास्तव में शिक्षा हमारे विकास का आधार नहीं। आजकल एक फार्मूला चल रहा है, पैसे की ताकत पे हम सब कुछ संभव कर सकते हैं। पैसे की ताकत सब कुछ संभव कर देती है और शिक्षा को एक उद्योग बना दिया। हमारी शिक्षा जो है, भारत की शिक्षा व्यवस्था, मेरे साथियों को बुरा जरूर लगेगा, आजकल शिक्षकों के हाथ में नहीं है, शिक्षाविदों के हाथ में नहीं है, शिक्षा कर्मियों के हाथ में नहीं है। ये पूरी की पूरी उद्योग जगत के हाथ में है, जिसमें कोचिंग सेंटर भी शामिल हैं, बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हैं, जिनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो यूनिवर्सिटी डाल रहे हैं, वो कोचिंग सेंटर डाल रहे हैं। तो जब वो बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे तो उद्योगपति मुनाफे की दृष्टि, उसको मुनाफा चाहिए, इतने शिक्षा माफिया जो है ना, जो कहा जा रहे हैं, शिक्षा माफिया नहीं, शिक्षा उद्योगपति कहना चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपति आ गए तो वो अपने उसमें शुद्ध लाभ देखते हैं, वेलफेयर नहीं देखते, विकास नहीं करना चाहते, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। आपको याद ही होगा 2021 में नीट का एग्ज़ाम हुआ था, तब भी पेपर लीक हुआ था। जयपुर में एक राजन गुरु पकड़े गए थे, जो कोटा में वीरा के नाम से जाने जाते हैं। रंजीत डॉन का तो नाम ही फेमस है, जो कैट की परीक्षा में भी लीक में था और व्यापम घोटाले में भी शामिल था। अभी भी आपने जो धरपकड़ करी है, कहीं ना कहीं इसमें साफ बता रहा है कि एक व्यक्ति है जिसके फूफा ने उसको पेपर ला के दिया था। मतलब पैसे की ताकत से सब कुछ संभव है। परीक्षा व्यवस्था में खामियां निरंतर बढ़ रही हैं। अगर हम देखें किसी भी राज्य का चरित्र, राज्य या देश का या समाज का चरित्र उसकी शिक्षा से बनता है। अगर आपकी शिक्षा अच्छी होगी तो आपका चरित्र भी उत्तम होगा। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय तो इसके साक्षात उदाहरण है। बीएचयू उदाहरण है, जामिया मिलिया उदाहरण है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये सब उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे शिक्षाविद कम, नौकरशाही, अफसरशाही और उद्योगपतियों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो भारत के चरित्र में अगर आप देखें तो भारत के चरित्र में आजकल सफलता का, प्रतिष्ठा का पैमाना हो गया है डॉक्टर, आईएएस, इंजीनियर, बिजनेस मैनेजमेंट। ये 4-5 कोर्स जो हैं, हर कोई आईएएस बनना चाहता है, हर कोई प्रतियोगी परीक्षा देके स्टेट सर्विसेज। आज भी मध्य प्रदेश में पीएससी की परीक्षा है, कल हुआ था कि शायद पेपर आउट हो गया, पर नहीं, लाखों विद्यार्थी बैठते हैं। मेडिकल में तो नीट के माध्यम से परीक्षा हो रही है, पहले राज्य कराते थे, अब केंद्रीय इकाई जो है सेंट्रल टेस्ट एजेंसी कराती है, वो करा रहा है 2017 से। तो इसमें 25 लाख विद्यार्थी बैठते हैं। आईएएस में भी ऐसे ही 5-6 लाख के करीब बैठते हैं, इंजीनियरिंग में भी बैठते हैं। तो अगर आप देखें, हर साल भारत में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, एंड ऑन एवरेज 50 लाख विद्यार्थी, छोटी मोटी राज्य की और केंद्र की सब मिला के 50 लाख विद्यार्थी बैठते हैं। 50 लाख विद्यार्थी यानी 5 करोड़ परिवार। एक विद्यार्थी या एक परीक्षा के रद्द होने से, एक परीक्षा में खामियों से 5 करोड़ लोग मानसिक अवसाद में चले जाते हैं। मैंने कहा ना, भारत के चरित्र में डॉक्टर, देश, समाज, ये जो है ना, आईएएस, इंजीनियर, मैनेजमेंट, ये व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करते, देश और समाज को भी प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पिछले 4 दशकों से कोचिंग का मकड़जाल बढ़ता जा रहा है।
कोटा शहर तो कोटा पत्थर और कोटा की साड़ियों के लिए नहीं जाना जाता, कोटा कोचिंग के लिए जाना जाता है। और इनका जो मकड़ जाल है, इतने बड़े बड़े विज्ञापन, नालंदा विश्वविद्यालय का कभी विज्ञापन नहीं हुआ, जेएनयू का मैंने देखा कभी विज्ञापन नहीं हुआ, बीएचयू का कभी विज्ञापन नहीं हुआ। किसी भी शहर में आपको बड़ा होल्डिंग लगा नहीं मिलेगा जेएनयू का, ऑक्सफोर्ड का, कैम्ब्रिज का या बीएचयू का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जामिया का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का भी नहीं लगता। लेकिन कोचिंग सेंटर कोटा के पूरे देश में अपना होल्डिंग लगाते हैं और सफलता गुणगान, हमारे यहाँ टॉप आए मेरिट में। और ये इतना ज़्यादा मकड़ जाल है कि छात्र के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी मानसिक और वित्तीय दबाव बना के जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं। मानसिक रूप से कहते हैं कि आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, आईएएस बनाइए, तो उसमें मानसिक रूप से दबाव बनता है। फिर वित्तीय के आपको इतनी फीस देना, इतनी फीस देना, तो बच्चे के अभिभावक मजबूर हो जाते हैं। और हर कोई अपने बच्चे को आज डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट गुरु बनाने की चाहत रखता है। और बच्चों में हम इतना ज़्यादा उसको भर देते हैं कि बच्चा उस मानसिक अवसाद का शिकार हो जाता है। और जब उसमें सफलता नहीं मिलती उसको, जब वो सफल नहीं होता, तो आत्महत्या की ओर आगे बढ़ता है। आपने देखा हो कोटा में हर साल एवरेज 10 से 15 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। और ये परीक्षा तंत्र जो है आज जिसकी बात कर रही, परीक्षा व्यवस्था सिर्फ ट्रायल एंड एरर का खेल खेल रहा है। जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है उसने 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर करा था ना नीट का, उसके बाद से बवाल मचा है। पर अभी भी उसके पदाधिकारी ट्रायल एंड एरर की सीबीआई जांच करेगी, ये करेगी, वो करेगी। आप परीक्षा को न तो आप रद्द कर रहे हैं, री एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं, आप री एग्ज़ाम भी नहीं करा रहे, और इन सभी की जो है आत्मा मर चुकी है। इनकी आत्मा भी नहीं कि आपको तत्काल त्यागपत्र दे देना था, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों या एनटीएस के पदाधिकारी हों। इनको त्यागपत्र देना था कि हमारे रहते हम व्यवस्थित रूप से परीक्षा को नहीं संचालित कर सकें, इसलिए हम त्यागपत्र देते हैं। मेरे को अच्छे से याद है, लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, एक रेल एक्सीडेंट हुआ था। ना वो रेल में सफ़र कर रहे थे, ना रेल चला रहे थे, ना रेल के टीसी थे, ना रेल के गार्ड थे, ना रेल के ड्राइवर थे। लेकिन वो इतने ज़्यादा व्यथित हुए कि उन्होंने कहा कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं एक रेल मंत्री होने के नाते रेल को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पा रहा हूँ और एक्सीडेंट हुआ, हजारों लोग मरे हैं, इसलिए मैं त्यागपत्र दूंगा। एक ये भी दृष्टांत है। लेकिन मैंने कहा ना, इन लोगों की, इसमें जितने भी लोग संलिप्त हैं, इनकी आत्मा मर चुकी है, आत्मा विहीन है ये लोग। जबकि जैसे ही आया था सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, तब भी नहीं सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ही सारी परीक्षाओं का करना है तो फिर आपने बनाई क्यों नेशनल टेस्ट एजेंसी? विश्वविद्यालय क्यों बनाए? सुप्रीम कोर्ट को दे दो, वो परीक्षाएं कराएगा, नीट का भी एग्ज़ाम करेगा, आईएएस के भी एग्ज़ाम करेगा, सारे कराएगा ना सुप्रीम कोर्ट। तो शिक्षण व्यवस्था उन्हीं के माध्यम से होना चाहिए, ना कि एजेंसियों के माध्यम से, ना कि विश्वविद्यालयों के माध्यम से। जब हमारे शिक्षण संस्थाएं, चाहे विश्वविद्यालय हों, चाहे परीक्षा लेने वाली एजेंसियां, उनमें खामियां ही खामियां हैं और छात्रों को न्यायालय का दरवाज़ा देखना पड़ रहा है, तो न्यायालय ही सब कुछ करे। पेपर लीक वास्तव में एक सोची समझी षड्यंत्र है, एक देशद्रोह है। सरकार किसी की भी हो, हमारे यहाँ का वातावरण हमेशा एक जैसा रहता है। किसी के भी व्यक्तित्व को गिराना है, किसी को निकम्मा करना है, अत्याचारी बनाना है, उसे आप सरकारी नौकरी में लगा दीजिए। जब वो आदमी सरकारी नौकरी में लग जाता है तो फिर सारी गड़बड़ियाँ करने लगता है। ऐसा अभी तक के देखने में आया। सरकारें हमारे यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही समझ में नहीं आ रहा। अभी पिछले 2-3 दिन में बिहार में 2 पुल गिर गए, उद्घाटन नहीं हुआ। पुल जैसी चीज़ बिहार में कई बार गिर चुकी है। राजस्थान का तो इतिहास है कि सबसे ज़्यादा पेपर लीक राजस्थान में हो रहा है। 2019 से एवरेज आया कि हर साल 3 पेपर लीक हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पटवारी की परीक्षा में आपने देखा था, एक ही सेंटर से 117 लोग पास हुए, जिसमें से 7 मेरिट में आ गए थे, हालांकि वो रोक दी गई। व्यापम घोटाला 2013 का हम सभी जानते हैं।
एनटीए जब से बनाया 2017 में, ये विवादित रहा। इसके चेयरपर्सन एक शिक्षाविद हैं जो जौलपुर विश्वविद्यालय में भी रहे, एमपीपीएससी में रहे, छत्तीसगढ़ में रहे, यूपीएससी के अध्यक्ष रहे और अभी इसके वो हैं चेयरपर्सन। इसके महानिदेशक एक आईएएस हैं सुबोध कुमार, जिनको कि आज हटा दिया गया, एनटीए के डीजी पद से हटा दिया गया। लेकिन बहुत देर कर दी। आपको एनटीए को भंग कर देना चाहिए, एनटीए से कोई एग्ज़ाम नहीं कराना चाहिए। बता रहा हूँ ना, जेईई मेंस 2019 में विवादित हुआ था, नीट की 2020 की परीक्षा में विवादित हुई। 2020 की नीट की परीक्षा में तो मध्य प्रदेश की एक छात्रा को 6 नंबर मिले, वो डिप्रेशन में चले गई, उसने आत्महत्या कर ली। उसके पेरेंट ने कोर्ट के थ्रू जब वो ओएमआर सीट मंगवाई, ऑप्टिकल मार्क्स रिकग्निशन शीट मंगवाई ओएमआर, उसकी जब जांच करवाई तो पता चला कि उनकी बेटी को 6 अंक नहीं 590 अंक मिले थे, पर वो लड़की तो आत्महत्या कर चुकी थी। अब उसके परिवार की क्या हालत हुई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट होते हैं 2021, वो विवादित था। बच्चों को बैठे सोशलॉजी में पेपर मिल गया उर्दू का। क्यूट का एग्ज़ाम 2022 भी विवादित था। नीट 2024 है, नेट 2024 भी 18 तारीख को परीक्षा हुई और 19 तारीख को आपने रद्द कर दिया। परीक्षा रद्द करना एक मजाक है। आप नहीं सोच सकते कि एक परिवार का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब ये जो है, आज इसके पीछे मूल कारण क्या है, हम बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा में दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आपके यहाँ बीए बीकॉम क्या है? ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है। बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड हो गया ना, नीट भी दे सकता है, ये सब देख सकते हैं। ये सारी परीक्षाएं एंट्रेंस। हमारे यहाँ नैतिकता का लाभ जब से शिक्षा को हमने व्यापारी बना दिया, उद्योग बना दिया, तो तकनीकी कुशलता के साथ साथ ये नैतिक कुशलता का लाभ उठाने वाली संस्था बन गई। आज हर कोई, अभी नीट की परीक्षा में 100% स्कोर करने वाले 67 बच्चे हैं और 100% स्कोर करने वाले छात्रों का अचानक वृद्धि। और एक चीज़ और देखिए, दूर दराज के राज्यों में जाके परीक्षा केंद्र लेना ये शक पैदा करता है। नीट को देना ही नहीं चाहिए ना। मध्य प्रदेश का लड़का अगर तमिलनाडु में जाएगा, अब सोचिए आने जाने में कितना समय लगेगा। परीक्षा के 3 दिन पहले जाना पड़ेगा, वहाँ होटल देखना पड़ेगा, पर बच्चा जा रहा है। तो नीट को ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा चॉइस क्यों ले रहा है। अपने राज्य को चॉइस ना लेके दूसरे राज्य को, बिहार झारखंड के बच्चों ने हरियाणा में ली, कितना आसान है। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम की गड़बड़ी। इसके पीछे अगर परीक्षा तंत्र पे हम चर्चा करें तो इसका मूल कारण क्या है, हमारा परीक्षा तंत्र क्यों गड़बड़ाया। भारत में प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्ज़ाम को हम प्राथमिकता देते हैं, लेकिन विदेशों में विद्यार्थी के समग्र दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाती है। हम यहाँ व्यवहारिक कौशल की जगह रटने की प्रवृत्ति पर जोर देते हैं कि बच्चा याद कर ले। हम पढ़ाते हैं इतिहास की तारीखें याद रखे, गणित के सूत्र याद करे बच्चा, समाजशास्त्र की परिभाषाएं याद रखे, इस पर हम जोर देते हैं। जबकि हमें बच्चों को आलोचनात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि वो नवाचार कर सके, रचनात्मकता प्रस्तुत कर सके। विज्ञान, कला, वाणिज्य, इन पारंपरिक धाराओं में हम सिर्फ याद करवाते, बच्चे को याद करें। याद कराने का नतीजा था ना कि नीट में देखिए पेपर मिला, आपने याद कर लिया, गोले लगा दिए। और इस सब के कारण अगर बच्चे में नवाचार की प्रवृत्ति नहीं होगी, वो रट के परीक्षा देगा, प्राथमिकता उसकी प्रवेश पर। हमारे यहाँ प्राथमिकता रखनी नहीं चाहिए प्रवेश को। आप ओपन करिए ना, सबको दीजिए, सब आएंगे, जो जिसमें जाना चाहे जाए। अब आप रटवा के चाहते हैं, रट के जो बच्चा आएगा, जो डॉक्टर बनेगा, वो क्या इलाज करेगा? उसमें इन्वेंशन नहीं है ना, नवाचार नहीं कर रहा। जबकि डॉक्टर वास्तव में क्या है, चिकित्सक जो होता है भगवान का दूसरा रूप है। आप सोच नहीं सकते, एक डॉक्टर जो है, अगर समाज की जीवन शैली, उसमें होने वाली कमियां, उसमें होने वाले संक्रमण, इन सभी का संभावित निदान कौन करता है? वो डॉक्टर करता है।
इसलिए डॉक्टर को कहा गया देश, समाज, व्यक्ति को प्रभावित करने वाली इकाई। डॉक्टर के सामाजिक संबंध समाज के साथ भी होते हैं, व्यक्ति के साथ भी होते हैं, रोग से भी होते हैं, रोग के कारणों के साथ साथ व्यक्ति के परिवार से भी होते हैं। क्योंकि समाज की जीवन शैली को, उस जीवन शैली में होने वाली कमियों को, उस जीवन शैली के कारण होने वाले संक्रमणों का निदान की पहचान जो है डॉक्टर करता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, अगर किसी व्यक्ति को शुगर होती है, शुगर का लेवल अप डाउन होता है, वो आपकी जीवन शैली बदलने को कहता है कि आप बैठे मत रहिए, एक्सरसाइज करिए, दिन में 4 बार थोड़ा थोड़ा भोजन लीजिए, आप मीठा कम कर दीजिए। तो ये जीवन शैली आपकी बदलता है। ऑफिस वालों के वो बोलता है कि आप बैठ के नहीं करें, एक्सरसाइज करें। अन्य पेशों की तुलना में चिकित्सक का जुड़ाव, जो डॉक्टर का जुड़ाव रहता है समाज से, में एक निर्णायक होता है। इंजीनियर का उतना नहीं होता, एक मैनेजमेंट वाले का उतना नहीं होता, शिक्षक का भी जुड़ाव कम होता है, लेकिन चिकित्सक का जुड़ाव समाज के साथ सबसे ज़्यादा होता है। डॉक्टरी पेशा जीवित मनुष्य और समाज के साथ इसका सीधा रिश्ता है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसकी सफलता में मशीन की कुशलता पर्याप्त नहीं होती। डॉक्टर की जो सफलता है, मशीन की कुशलता पर्याप्त नहीं होती जैसे बाकी के लिए होती है, बल्कि डॉक्टर को मरीज के सामाजिक परिवेश का जानकार होना जरूरी है। वही डॉक्टर सफल होता है जो मनुष्य के सामाजिक परिवेश का जानकार होता है। अतः डॉक्टर समाज में उसी जगह से आना चाहिए जहाँ से मरीज आते हैं। तो आप देखेंगे सामाजिक परिवेश के जो है ना, परिवेश से डॉक्टर जुड़ा रहता है। सामाजिक परिवेश से जुड़े होने के कारण उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। अभी कोविड काल में आपने देखा था डॉक्टरों की जिम्मेदारियां, तो उसमें नीट की परीक्षा में अगर आप ऐसा करेंगे, रटवा के, पेपर लीक करवा के अगर आप मेरिट बनाएंगे, तो मेरिट में आए बच्चे, अभी भी काउंसलिंग हो रही है, उनकी मना नहीं करी है कोर्ट ने भी, मतलब मेरिट रद्द नहीं हुई, सिर्फ 1563 बच्चों का री एग्ज़ाम करा रहे हैं जिनको ग्रेस मार्क मिले थे, पर बाकी का तो है मेरिट तो बनी। जो 67 बच्चे आए 720 नंबर लेके, 718 719 नंबर लेके आए, उनको तो मेडिकल में प्रवेश मिलेगा और रट के वो पास कर लेंगे। उनमें व्यवहारिकता नहीं होगी, रट के पास करेंगे ना, उनमें किसी भी प्रकार का इनोवेशन नहीं करेंगे, व्यवहारिक कौशल नहीं होगा। वो तो खाली रट लिया कि उनको एनाटॉमी वाले ने बताया ये होता है, ऐसा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसके लिए ये कर दो, आपको ऐसे करना है, ये करना है। आप तो आजकल मशीनें कर रही हैं, मशीन से चेक कराए आपके शुगर लेवल इतना है, आपकी यूरिन में ये प्रॉब्लम है, और उसको देख के नेट में सर्च करा और आपको दवाई दे दी, तो ये होगा। इसलिए परीक्षा का पेपर का लीक होना एक सोची समझी चाल है, एक देशद्रोह है। हालांकि सरकार ने कानून बनाया कि 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए जुर्माना, लेकिन सरकार को सबसे पहले ये एजेंसियां बंद करना चाहिए। आपने एजेंसी क्यों बनाई? आपको अपनी बनाए हुए संस्थानों पे भरोसा नहीं था क्या? विश्वविद्यालय, अभी इसी साल MBA का पेपर इंदौर विश्वविद्यालय में आउट हुआ है, और 1999 में जबलपुर में BCom का पेपर आउट हुआ था, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। आप एक अच्छी समग्र सोच के साथ आगे बढ़ें, विद्यार्थियों को व्यवहारिक कौशल बताएं, उनको याद करने की बात नहीं करें कि अगस्त कॉम ने समाजशास्त्र का सिद्धांत दिया था, 3 स्त्रों का नियम दिया था, दुर्कीम ने आत्महत्या का सिद्धांत, ये रटवाइए मत। प्लासी का युद्ध इतने सन में हुआ था, बाबर अकबर का युद्ध इतने, ऐसा नहीं कराइए। उनको व्यवहारिक रूप से सीखने की बात करिए, तो आप देखेंगे उनका समग्र विकास होगा और वो सीखेंगे। और प्रवेश पत्र जो है, प्राथमिकता के आधार पर जो प्रवेश परीक्षा है, उससे उसको दूर रखें, उसके दबाव से दूर करें, और तत्काल प्रभाव से सरकार को देश भर में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, इन सबको अगले 5 साल तक के लिए बैन कर देना चाहिए, इनको बंद कर देना चाहिए। आप देखिए कोचिंग संस्थान बनेंगे, लोगों का पैसा भी कम होगा और बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। आज क्लासरूम में बच्चा कम रहता है, कोचिंग में 100% रहता है। तो ये जो पेपर लीक है, ये बहुत बड़ा देशद्रोह है, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, नीट की परीक्षा पुनः आयोजित की जाए, NTA एजेंसी को भंग किया जाए, शिक्षा मंत्री संज्ञान लेते हुए इस्तीफा दें, और तत्काल एक कानून के तहत देश भर के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए जाएं। यहाँ पे कोई कोचिंग नहीं, आपके पास में इतने विश्वविद्यालय हैं, आपके पास में इतने कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय इतने प्राध्यापक, उनकी नियमित भर्तियाँ कर दीजिए, फिर देखिए आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत ही नहीं होगी।
आपने देखा होगा 1980 के पहले भारत में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करते थे, इक्का दुक्का होते थे, टीचर ही पढ़ाते थे। लेकिन बच्चा जो ट्यूशन पढ़ता था वो कमज़ोर छात्र माना जाता था, निकम्मा माना जाता था। जो कमज़ोर होता था, कमज़ोर को पढ़ाने के लिए, जैसे डॉक्टर देते हैं ना कि मरीज को विटामिन देते हैं ना कमज़ोरी दूर करने के लिए, ऐसे ही विटामिन का इंजेक्शन लगाने के लिए हम कोचिंग इंस्टीट्यूट भेजते थे, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। लेकिन आज कोचिंग पढ़ने वाला एक फैशन हो गया है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कोचिंग संस्थानों को तत्काल बंद किया जाए, शिक्षा मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, एनटीए को भंग किया जाए और सभी विश्वविद्यालयों के माध्यम से ही सारी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं खत्म की जाए, तभी ये धंधा रुकेगा। नहीं तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जो है व्यापार हो गया है। शिक्षा विकास का आधार नहीं रहा, शिक्षा प्रतिष्ठा सफलता है। इसलिए आईएएस, मेडिकल, मैनेजमेंट, ये सारे होते हैं। शिक्षा को उद्योग जगत से बाहर निकालें, शिक्षा उद्योगों के हाथ में आ गई है, जिससे क्या धीरे धीरे इसका पतन हो रहा है, अभी तो और पतन हो रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्रयास करिए कि हम अपने बच्चों के साथ जुड़ें, उनको व्यावहारिक रूप, व्यावहारिक कौशल सिखाएं, ना कि रटने की बात करें।